नमस्कार और स्वागत है। आज हम राजस्थान के विशाल और जटिल नदी तंत्र में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। जी। यूं तो यहाँ की नदियां 3 अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ, कुछ अंदर ही मतलब रेगिस्तान में खो जाती हैं और कुछ अरब सागर तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। हाँ। तो आज हम इसी अरब सागर की ओर बहने वाली धाराओं में से एक, शायद राजस्थान की सबसे अनोखी नदी लूनी की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से। अच्छा, राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा अरब सागर के अपवाह तंत्र में आता है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब यहाँ की ज्यादातर नदियां उस दिशा में बहती हैं। जी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 60% जमीन पर राज्य का सिर्फ 12% पानी बहता है। सिर्फ 12%? जी, जबकि बंगाल की खाड़ी वाले तंत्र में सिर्फ 23% जमीन पर 53% पानी है। अरे वाह! ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पानी की हर बूंद की एक कहानी है और उसका एक मतलब है। बिल्कुल। वाह! मतलब जमीन ज्यादा, पानी कम, यहीं से कहानी रोमांचक हो जाती है। तो चलिए इस कहानी की मुख्य किरदार लूनी नदी के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। इसका सफर कहां से और कैसे शुरू होता है? देखिए, लूनी का सफर शुरू होता है अरावली की पहाड़ियों के दिल से, अजमेर के पास नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ से? पर यहाँ एक मजेदार बात है, जहां से निकलती है वहां इसे लूनी नहीं कहते। अच्छा, तो क्या कहते हैं? वहां इसका नाम है सागरमती। सागरमती। तो फिर ये लूनी कब और कैसे बनती है? मतलब अगर कोई नाग पहाड़ पर खड़ा हो तो उसे लूनी नदी नहीं दिखेगी? बिल्कुल नहीं, उसे सागरमती दिखेगी। असल में लूनी 2 धाराओं के संगम से बनती है। 2 धाराओं से? हाँ, एक है सागरमती जो नाग पहाड़ से आती है और दूसरी है सरस्वती जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, पुष्कर से। जी, ये दोनों धाराएं पुष्कर के पास गोविंदगढ़ नाम की जगह पर मिलती हैं और वहां से जो संयुक्त धारा आगे बढ़ती है उसे हम लूनी के नाम से जानते हैं। वाह! शायद इसीलिए महान कवि कालिदास ने इसे अंतः सलिला कहा था। अंतः सलिला, इसका क्या मतलब हुआ? यानी अंदर ही अंदर बहने वाली, या वो जो छिपे तौर पर बहती हैं। यानी लूनी अपने उद्गम पर ही 2 धाराओं का संगम है। लेकिन मैंने इसका एक और बड़ा अजीब सा नाम सुना है, आधी खारी आधी मीठी। ये तो किसी पहेली जैसा लगता है। एक ही नदी के 2 स्वाद कैसे हो सकते हैं? ये इस नदी की सबसे बड़ी पहचान है और इसके पीछे एक बड़ा ठोस भूगोल है। अच्छा। जब तक ये नदी बालोतरा तक बहती है, इसका पानी बिल्कुल मीठा होता है, पीने लायक, खेती के लायक। ठीक है। लेकिन बालोतरा के बाद ये जिस रेगिस्तानी इलाके में प्रवेश करती है, वहां की जमीन में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। मतलब जमीन में ही नमक घुला हुआ है। बिल्कुल। तो जैसे ही नदी का मीठा पानी इस जमीन के ऊपर से गुजरता है, वो उन खनिजों को अपने अंदर घोल लेता है और देखते ही देखते नदी का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है, मीठे से खारा। हाँ हाँ, ये तो कमाल है। लेकिन बालोतरा का जिक्र एक और चौंकाने वाले तथ्य के साथ आता है। मैंने पढ़ा है कि जब बारिश पुष्कर की पहाड़ियों में होती है, हाँ। तो बाढ़ बाड़मेर के बालोतरा में आती है। मतलब बारिश कहीं और तबाही सैकड़ों किलोमीटर दूर। ये कैसे संभव है? ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही गंभीर मुद्दा है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। बताइए। पहला, जैसा कि आपने कहा, पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो वो सारा पानी लूनी में आता है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बालोतरा शहर की अपनी बनावट। शहर की बनावट? जी, शहर का जो धरातल है वो नदी के तल, जिसे पेटा कहते हैं, उससे भी नीचे है। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि शहर नदी के पेटे से भी नीचे बसा हुआ है? जी, तो जब पुष्कर से पानी का तेज बहाव आता है तो नदी का जलस्तर बढ़ता है और वो अपने पेटे से बाहर निकलकर सीधे निचले इलाके यानी बालोतरा शहर में घुस जाता है। अरे बाप रे! यह शहरी नियोजन और प्रकृति के बीच के टकराव का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि हम नदियों के रास्ते में तो घर बना सकते हैं, लेकिन हम नदियों को अपना रास्ता बदलने से नहीं रोक सकते। ये तो वाकई एक चेतावनी है। और मुझे लगता है कि बालोतरा में बाढ़ की एक वजह ये भी होगी कि वहां तक पहुंचते पहुंचते लूनी अकेली नहीं रहती होगी, उसमें और भी कई नदियां आकर मिल जाती होंगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लूनी का असली बल उसकी सहायक नदियां हैं, हाँ। जो अरावली के अलग अलग कोनों से आकर उसमें मिलती हैं। चलिए इनमें से कुछ अहम नदियों को समझते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं बांडी नदी की। ये पाली से निकलती है। पाली का नाम आते ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रंगाई छपाई का ख्याल आता है। और यही बांडी नदी की कहानी का अहम हिस्सा है। इसके किनारे राजस्थान की एक बहुत पुरानी और मशहूर मिल, महाराजा उम्मेद मील, स्थित है। जी हाँ।
इस मिल और दूसरे रंगाई छपाई के कारखानों ने पाली को आर्थिक रूप से तो मजबूत किया, लेकिन इसकी कीमत बांडी नदी ने चुकाई। कैसे? उद्योगों का केमिकल वाला पानी इस नदी में इतना छोड़ा गया कि आज इसे केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ओह, ये तो दुखद है। एक तरफ रोजगार है, दूसरी तरफ नदी का जीवन दांव पर है। बिल्कुल, ये विकास और पर्यावरण के बीच के उस मुश्किल संतुलन का प्रतीक है जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है। सही कहा। बांडी के अलावा और कौन सी नदियां हैं जो पाली से ही आती हैं? मैंने लीलड़ी और मीठड़ी का भी नाम सुना है। हाँ, लीलड़ी और मीठड़ी जैसी नदियां भी पाली से ही निकलकर लूनी में मिलती हैं। अच्छा। देखिए, हम अक्सर बड़ी और प्रसिद्ध नदियों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो छोटी, अक्सर मौसमी धाराएं होती हैं, ये उस पूरे नदी तंत्र की गुमनाम हीरो हैं। ये अपने इलाके में भूजल को रिचार्ज करती हैं, स्थानीय जीव जंतुओं को सहारा देती हैं और उस पूरे इकोसिस्टम की नींव हैं। इनके बिना लूनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सही बात है। इनके बाद सूकड़ी नदी भी है, जो देसूरी से निकलकर समुद्री के पास लूनी में मिलती है। तो ये छोटी छोटी नसें हैं जो मिलकर एक बड़ी धमनी यानी लूनी को बनाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सहायक नदियों में एक नदी ऐसी भी है जिसे एक बहुत ही शानदार नाम दिया गया है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मैं जवाई नदी की बात कर रही हूँ। हाँ, जवाई। ये नाम में बताता है कि ये कितनी खास होगी। ये सिर्फ खास नहीं है, ये मारवाड़ की जीवन रेखा है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कोई उपाधि नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अच्छा। ये नाम जवाई नदी पर बने जवाई बांध को दिया गया है। मारवाड़ का इलाका ऐतिहासिक रूप से पानी की कमी से जूझता रहा है ना? बिल्कुल, हमेशा से। ऐसे में ये बांध ना सिर्फ जोधपुर, पाली और आसपास के कई शहरों और गांवों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है, बल्कि हजारों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के लिए भी पानी देता है। मतलब ये बांध उस सूखे इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसी वरदान से कम नहीं। ये बांध इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किसी पूरे क्षेत्र की तकदीर बदल सकता है। और इस जवाई नदी में भी कोई दूसरी नदी आकर मिलती है? हाँ, इसमें सिरोही की शेरगांव पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी आकर मिलती है। तो खारी नदी एक तरह से लूनी की उप सहायक नदी हुई। जी बिल्कुल, ये एक पेड़ की शाखाओं जैसा है। एक बड़ी शाखा से छोटी शाखाएं निकलती हैं, उन छोटी शाखाओं से और पतली टहनियां। सही है। इसी तरह जालौर से निकलने वाली सागी और मिथरी जैसी नदियां भी बाईं ओर से आकर इस तंत्र को पूरा करती हैं और लूनी को उसका विशाल रूप देती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि अब तक हमने जितनी भी सहायक नदियों की बात की, बांडी, जवाई, खारी, सागी, ये सब एक ही तरफ से यानी बाईं ओर से आकर लूनी में मिल रही हैं। क्या कोई नदी दाईं ओर से भी आती है? एक, और सिर्फ एक। सिर्फ एक? हाँ, और वही लूनी की सबसे लंबी और सबसे अनूठी सहायक नदी है जोझड़ी नदी। जोझड़ी? इसकी लंबाई करीब 150 किलोमीटर है। सबसे लंबी भी है और अकेली भी। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है? इसका उद्गम। इसका उद्गम? हाँ, अब तक हमने जिन भी नदियों की बात की वो सब कहाँ से निकल रही थीं? अरावली की पहाड़ियों से। बिल्कुल, लेकिन जोझड़ी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। अरे, तो कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है नागौर के पास पौंडलू गांव की पहाड़ियों से, जो एक मैदानी इलाका है। तो इसका मतलब है कि इसका पानी, इसकी मिट्टी, इसका पूरा चरित्र बाकी सभी सहायक नदियों से अलग होगा? पूरी तरह अलग है। ये अरावली की कठोर चट्टानों से नहीं, बल्कि मैदानी मिट्टी से अपना रास्ता बनाती है। ये लूनी के परिवार की वो सदस्य है जो सबसे अलग है, लेकिन शायद सबसे मजबूत भी है। वाह! तो लूनी का सफर नाग पहाड़ से शुरू होकर गोविंदगढ़ में अपना नाम पाकर, बालोतरा में अपना स्वाद बदलकर और फिर दर्जनों सहायक नदियों का पानी खुद में समेटकर आगे बढ़ता है। जी। ये सफर खत्म कहाँ होता है? ये 495 किलोमीटर लंबा सफर, जिसमें से करीब 330 से 350 किलोमीटर राजस्थान में है, गुजरात में जाकर खत्म होता है। गुजरात में? लेकिन ये किसी बड़ी नदी या समुद्र में मिलकर खत्म नहीं होता। ये कच्छ के विशाल रण में जाकर विलीन हो जाती है, रेगिस्तान की रेत में खो जाती है। मतलब ये नदी पहाड़ से शुरू होती है और रेगिस्तान में ही समा जाती है। बिल्कुल। रास्ते में खारी हो जाना, एक तरफ से प्रदूषण का जहर पीना, तो दूसरी तरफ से अमृत सरोवर का जल ग्रहण करना, और अरावली से आई नदियों के साथ साथ मैदान से आई एक अनोखी नदी का पानी भी साथ लेकर चलना। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक नदी की भौगोलिक यात्रा नहीं है, ये उस क्षेत्र के जीवन का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। बांडी नदी हमें औद्योगिकरण की चुनौती दिखाती है।
तो जवाई नदी हमें जल संरक्षण की जरूरत सिखाती है। सही। जोजड़ी हमें प्रकृति की विविधता दिखाती है, तो बालोतरा की बाढ़ हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की चेतावनी देती है। हर सहायक नदी एक नया अध्याय जोड़ती है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में उठता है। जी। लूनी और उसकी सहायक नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये मारवाड़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन की धमनियां हैं। सही बात। तो माही से ही शुरू करते हैं। हमारी जानकारी बताती है कि इसका जन्म मध्य प्रदेश से होता है। जी, मध्य प्रदेश की अमझोरू पहाड़ी में एक मेहद झील है, वहां से। अच्छा, मतलब एक शांत झील से एक इतनी बड़ी नदी का सफर शुरू होता है और फिर ये राजस्थान में दाखिल होती है बांसवाड़ा के खांदू गांव से। और यहीं से इसकी कहानी थोड़ी अनोखी होनी शुरू हो जाती है। अनोखी कैसे? ज्यादातर नदियां एक तय दिशा में बहती हैं, लेकिन माही के साथ ऐसा नहीं है। ये पहले उत्तर की तरफ बहती है और फिर अचानक घूमकर दक्षिण की ओर चली जाती है। एक मिनट, मतलब ये अंग्रेजी के उल्टे यू जैसा आकार बनाती है? बिल्कुल, पहले उत्तर फिर दक्षिण। लेकिन ऐसा होता कैसे है? क्या इसके पीछे कोई भूवैज्ञानिक कारण है? हाँ, इसका कारण उस क्षेत्र की चट्टानी संरचना और जमीन का ढलान है। अरावली और विंध्याचल मिलकर एक ऐसा ढलान बनाते हैं जो नदी को इस तरह का मोड़ लेने पर मजबूर कर देता है। कमाल है। और शायद यही मोड़ इसे वो खूबी देता है जो भारत की किसी और नदी में नहीं है। सही पकड़े, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार? ये तो गजब है। मतलब एक बार जब ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है और दूसरी बार जब राजस्थान से गुजरात की तरफ मुड़ती है। दुनिया में कितनी नदियां होंगी जो ऐसा करती होंगी? बहुत कम। ये एक दुर्लभ भौगोलिक घटना है जो माही को सिर्फ राजस्थान या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान देती है। और शायद इसी अनूठे चरित्र की वजह से इसे इतने खास नाम भी मिले हैं। हाँ, जैसे वागड़ की गंगा, घाटल की गंगा और आदिवासियों की गंगा। ये नाम सिर्फ उपाधियां नहीं है, इनके पीछे गहरा सम्मान महसूस होता है ना। बिल्कुल। और आदिवासियों की गंगा, ये नाम तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये नदी इस क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए क्या मायने रखती है। उनके लिए ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक पवित्र माँ है जिसके किनारे मेले लगते हैं, पूजा होती है और जिसके साथ उनकी पीढ़ियों की कहानियां जुड़ी हैं। इस एक नाम से नदी का रिश्ता जमीन से उठकर लोगों की आत्मा तक पहुंच जाता है। और जब किसी नदी का लोगों से इतना गहरा रिश्ता हो तो जाहिर है कि उसके किनारे संस्कृतियों का मिलन भी होता होगा। और वैसा ही एक महान संगम है बेणेश्वर में, नवा तापारा गांव में, जहां माही में 2 और नदियां आकर मिलती हैं, सोम और जाखम। ये सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं है, इसे आप दक्षिणी राजस्थान की आत्मा का संगम स्थल कह सकते हैं। और इसी जगह पर माघ पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आप कल्पना कीजिए उस जगह की, एक ही समय में एक आध्यात्मिक केंद्र, एक पारिवारिक मिलन स्थल और एक बड़ा बाजार भी। और इन सब को ऊर्जा दे रही है एक नदी। बिल्कुल, लाखों लोग, खासकर आदिवासी समुदाय के लोग, यहाँ अपनी जीवंत संस्कृति का जश्न मनाने आते हैं। ये दिखाता है कि माही सिर्फ पानी नहीं देती, वो एक पूरे समाज को एक साथ पिरो कर रखती है। सही बात है। ये जानकर अच्छा लगा कि इस नदी के संरक्षण के लिए भी काम हो रहा है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का जिक्र है हमारी जानकारी में। हाँ, इसका संबंध माही की सफाई से है। जब आप किसी नदी को गंगा कहते हैं तो उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी भी गहरी हो जाती है। अब माही जैसी विशाल नदी अकेले तो सफर करती नहीं होगी, उसका एक पूरा परिवार होगा। बिल्कुल, उसकी सहायक नदियां, और हर सहायक नदी अपने साथ एक पूरे इलाके का पानी, मिट्टी और कहानियां लेकर आती है। पहली है एराव या इरू नदी, जो प्रतापगढ़ के पठारी इलाके से जल्ला कर माही के शुरुआती प्रवाह को बल देती है। फिर सोम नदी है जो उदयपुर की बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलकर सीधे बेणेश्वर में माही से मिलती है। और इस पर सोम कागदर और सोम कमला अंबा जैसी परियोजनाएं भी हैं। मतलब ये सहायक नदियां खुद भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये परियोजनाएं उदयपुर और डूंगरपुर के उन इलाकों तक पानी पहुंचाती हैं जहां माही सीधे नहीं पहुंच पाती। और तीसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है जाखम, प्रतापगढ़ की भंवर माता पहाड़ी से आती है ये। और यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। क्या? इस पर बना जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा। 81 मीटर, मतलब लगभग 25-26 मंजिला इमारत के बराबर। हाँ बिल्कुल,
और उस उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में इतना ऊंचा ढांचा खड़ा करना इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना होगा। निश्चित रूप से ये बांध उस इलाके की जल क्षमता का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। इनके अलावा दो और सहायक नदियों का जिक्र है, अनास और चाप। हाँ, अनास नदी मध्य प्रदेश से आती है और चाप बांसवाड़ा की एक स्थानीय नदी है जो मानसून के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तो था माही का परिवार, लेकिन इंसान ने भी इस नदी की शक्ति को साधने की कोशिश की है, जो हमें इसके ऊपर बने विशाल बांधों तक ले जाता है। पहला नाम आता है बांसवाड़ा के कागदी पिकअप बांध का। पिकअप बांध, इसका क्या मतलब है? इसका काम है मुख्य बांध से छोड़े गए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना और उसे नहरों की तरफ मोड़ना, एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। अच्छा, और फिर आता है मुख्य बांध माही बजाज सागर बांध, बुलखेड़ा बांसवाड़ा में, और इसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। ये 3109 मीटर लंबा है, मतलब 3 किलोमीटर से भी ज्यादा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध। 3 किलोमीटर लंबा बांध। आप सोचिए, आप एक छोर पर खड़े होकर शायद दूसरा छोर ठीक से देख भी ना पाए। ये तो सिर्फ बिजली या सिंचाई के लिए नहीं होगा फिर? नहीं, ये दक्षिणी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। इसकी विशाल जल संग्रहण क्षमता सूखे के समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रक्षक का काम करती है। हमारी जानकारी में एक और बांध का जिक्र है, कडाना बांध, लेकिन वो तो गुजरात में है। और ये बिंदु माही नदी की कहानी को एक नया मोड़ देता है। कैसे? नदी राजस्थान से बहकर गुजरात में जाती है, जहां कडाना बांध उसके पानी का इस्तेमाल गुजरात की जरूरतों के लिए करता है। मतलब एक ही नदी दो राज्यों की प्यास बुझाती है, उनके खेतों को सींचती है और उनके घरों को रोशन करती है। अंत में इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर के करीब बताई गई है, जिसमें से राजस्थान में इसका सफर सिर्फ 171 किलोमीटर का है। और ये सोचने वाली बात है ना, नदी अपनी कुल लंबाई का सिर्फ 30% हिस्सा ही राजस्थान में बिताती है, लेकिन इसी 171 किलोमीटर में इसके सबसे महत्वपूर्ण संगम, सबसे बड़े बांध और सबसे पवित्र सांस्कृतिक स्थल हैं। माही की कहानी वाकई में इस पूरे क्षेत्र की कहानी है, लेकिन अरावली की पहाड़ियां सिर्फ माही को ही जन्म नहीं देती। सही कहा। यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि उसका रिश्ता राजस्थान से है। साबरमती। हाँ, ये तथ्य ज्यादातर लोगों को चौंका देता है। साबरमती का नाम सुनते ही अहमदाबाद और गुजरात की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन इसकी जड़ें, इसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर में पदराला गांव की पहाड़ियों में है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है कि साबरमती जन्म राजस्थान में लेती है, जी, लेकिन इसे गुजरात की जीवन रेखा माना जाता है। जी। इसकी कुल 416 किलोमीटर की लंबाई में से सिर्फ 45 किलोमीटर ही राजस्थान में है। मतलब अपना लगभग 90% जीवन ये दूसरे राज्यों को समर्पित कर देती है। ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है, ये आज के जल विवादों और अंतर्राज्यीय संबंधों की जड़ को दिखाता है। मतलब नदियां नक्शे पर खींची गई राजनीतिक लाइनों को नहीं मानती। बिल्कुल। साबरमती का सफर हमें बताता है कि पानी का स्रोत एक जगह है और उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता कहीं और। अब एक और नदी की बात करते हैं, पश्चिमी बनास। इसका नाम पश्चिमी बनास इसे पूर्वी राजस्थान में बहने वाली बनास नदी से अलग करने के लिए रखा गया है। और ये किसी दूसरी नदी में मिलने की बजाय सीधे कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हाँ, ये एक स्वतंत्र नदी प्रणाली है और इसके किनारे दो बहुत महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। राजस्थान का मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू और गुजरात का एक प्रमुख नगर डीसा। ये इन दोनों शहरों के लिए पानी का एक अहम स्रोत है। तो आज हमने दक्षिणी राजस्थान की इन जीवन रेखाओं को बहुत करीब से देखा। हाँ, माही का वो